ईरान ने यूएस और इसराइल से जंग के दौरान दुनिया को अपने कुछ ऐसे एडवांस और ख़तरनाक हथियार ना सिर्फ दिखाए हैं बल्कि उनका ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल भी किया है जिसने इसराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन तनसीबात, हवाई अड्डे और एम्बेसीज को शदीद नुकसान पहुँचाया। सबसे ज़्यादा यूज़फुल और प्रैक्टिकल हथियार ईरान का ये सुसाइड ड्रोन है जिसको शहीद ड्रोन कहा जाता है। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जिनके सामने की तरफ तकरीबन 40 से 50 किलोग्राम बारूदी मवाद लगा होता है और ये खुद टारगेट से टकराकर धमाका करते हैं और इसीलिए इनको कामी काजे या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इनकी रेंज तकरीबन 900 से लेकर 2500 किलोमीटर होती है जो कि तकरीबन 185 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ते हैं और इसकी कीमत 20,000 से लेकर $50,000 तक होती है, जिसे फौजी अड्डे, रडार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए ईरान ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये ड्रोन्स बहुत सस्ते होते हैं, ख़ास तौर पर जब इनको गिराने के लिए इसराइल को या अमेरिका को $1 मिलियन का मिसाइल खर्च करना पड़े। ये एक साथ सैकड़ों लॉन्च किए जा सकते हैं और इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकते हैं, यानी उन पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के अंदर बनाए गए शहीद 136 और शहीद 131 बहुत ज़्यादा अमेरिका और इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए। शहीद 136 के अंदर ऑपरेशनल रेंज मुख्तलिफ होती है, लेकिन ईरान का दावा है कि यह तकरीबन 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसीलिए इसराइल, जो कि ईरान से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है, इसकी रेंज के अंदर आता है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 170 ड्रोन्स फायर किए थे जिनमें से ज़्यादातर को रोक लिया गया। शहीद 131 निस्बतन छोटा और पुराना मॉडल है जिसकी रेंज तकरीबन 900 किलोमीटर है, जबकि शहीद 136 को 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये इस वक्त अमेरिका और इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है क्योंकि इनके मिलिट्री बेसिस, इंटेलिजेंस ऑफिस को सबसे ज़्यादा इसी से टारगेट किया गया। इसके अलावा ये है ईरान के पास रिकॉर्डेड मिसाइल की रेंज, जो कि आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनमें शामिल है सुपरसोनिक, जैसा कि फतेह 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज़्यादा तेज ट्रैवल करने वाले मिसाइल, जिनको रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा क्लस्टर मिसाइल, जो कि एक मिसाइल के अंदर अपने साथ कई धमाका खेज मवाद लेकर जा सकते हैं, जो कि आसमान में खुलकर ज़मीन पर गिरता है, बिल्कुल बारिश की तरह। मसलन शहाब 3 के कुछ वेरिएंट्स ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल मसलन शहाब 3 ऐसे मिसाइल हैं जो कि आसमान के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आकर फिर ज़मीन पर नीचे गिरते हैं, जिससे इनका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और ईरान के पास इससे भी ज़्यादा जदीद बैलिस्टिक मिसाइल यानी खैबर शिकन, जिसको जंग खैबर की निस्बत से यहूदियों की शिकस्त के नाम पर रखा गया, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। और फिर क्रूज मिसाइल यानी ज़मीन के करीब प्रवास करने वाले, जिनको रडार से बचना बहुत आसान होता है। देखें, ईरान, इसराइल और मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए एक ही स्ट्रेटजी अपनाता है, जिसको वो कहता है लेयर्ड अटैक। इसके अंदर होता यह है कि पहले सुसाइड ड्रोन्स भेजे जाते हैं और ये ड्रोन 20,000 से लेकर $50,000 का एक होता है। इस एक ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिकन मिसाइल टॉम हॉक को या फिर बाकी इंटरसेप्ट की कीमत तकरीबन $1 मिलियन से लेकर $3 मिलियन के बराबर होती है, सिर्फ एक मिसाइल की कीमत। और कभी कभी तो टारगेट मिस होने पर ये 2 से 3 भी एक ड्रोन पर फायर करने पड़ते हैं, यानी आप सोच सकते हैं कि ये कितना महंगा है। फिर अगले स्टेप के अंदर ड्रोन्स भेजने के बाद ईरान अपने क्रूज मिसाइल फायर करता है जो कि निस्बतन सस्ते होते हैं, और फिर आखिर के अंदर अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत महंगे होते हैं, जो शदीद तबाही करते हैं, इनको भेजता है और इनके इंटरसेप्ट होने का चांस बहुत कम रह जाता है क्योंकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी बिजी हो जाता है बाकी टारगेट्स को टारगेट करने में। और ये स्ट्रेटजी अभी तक काफ़ी हद तक कामयाब जा रही है। अगर रिकॉर्डेड मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ईरान के पास अंदाज़न 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हज़ारों ड्रोन्स, खसूसन शाहिद सीरीज़ के कई सौ क्रूज मिसाइल, और ये तादाद मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी मिसाइल फोर्स में शुमार होती है। ईरान के मिसाइल्स की बात करें तो इनके अंदर सबसे अहम है शहाब सीरीज़, सिजील, इमाद, गदर, खैबर शिकन, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। पर दोस्तों, सच बताऊं तो इनकी असल तादाद अभी तक दुनिया में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ईरान का यह दावा है कि वो एक दिन के अंदर 500 ड्रोन्स और मिसाइल बनाने की सलाहियत रखता है, जो कि ज़ेर ज़मीन फैसिलिटीज़ के अंदर मौजूद हैं और पूरे मुल्क के अंदर किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये जगह जगह पर बनाए गए हैं और हर एक जगह पर ज़ेर ज़मीन लॉन्चर से इनको फायर किया जाता है। इसराइल के पास इनको रोकने के लिए आयरन डूम है, जो कि छोटे रॉकेट्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए काम करता है, जिसकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर है और इसका हर एक इंटरसेप्ट मिसाइल तकरीबन 40 से $50,000 का है। फिर इसके पास दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, डेविड स्लिंग, जो कि दरमियानी रेंज के मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका एक इंटरसेप्ट होता है तकरीबन $1 मिलियन तक। फिर इसके पास मौजूद है एरो 2 और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि लंबी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को हवा के अंदर ही तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके हर एक मिसाइल की कीमत $2 से $3 मिलियन के करीब है।
लेकिन मसला यह है कि अमेरिका और इसराइल के पास ये इंटरसेप्ट मिसाइल एक हद तक ही मौजूद हैं जो कि बहुत महंगे हैं। और अभी तो आपको ये नहीं पता कि अमेरिकन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका ने इसराइल के अंदर इसकी हिफाजत के लिए लगा रखा है, जो कि ऊपर आने वाले यानी बहुत ऊंचाई पर मौजूद हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टारगेट करता है। क्या आप यकीन करेंगे कि इसके एक इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत तकरीबन 13 से 15 मिलियन डॉलर तक जा सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि ये 1000 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल्स को डिटेक्ट करके इनको तबाह कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इसराइल को डिफेंड कर रहा है, जो कि मल्टीपर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये एक टाइम के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और जंगी तैयारों को भी तबाह कर सकता है। पर यह सिर्फ नीचे के यानी लो एटीट्यूड के एरिया को टारगेट करता है, जबकि थर्ड अपर एरिया को टारगेट करता है यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। और पैट्रियट का भी एक मिसाइल तकरीबन 3 से लेकर 5 मिलियन डॉलर का होता है। यानी बिल्कुल साफ है कि ये जंग जितनी लंबी होती जा रही है, अमेरिका और इसराइल हर रोज इकोनॉमिकली तौर पर कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगें बहुत ही महंगी होती हैं। इतनी महंगी होती हैं कि अपने टाइम के अंदर सुपर पावर रहने वाले बरतानिया यानी ब्रिटिश एम्पायर, यूएसएसआर और जर्मनी को भी तोड़ देती हैं। और सच बताऊं तो इस वक्त सुपर पावर अमेरिका की भी यही हालत हो गई है, क्योंकि इसके इंटरसेप्ट मिसाइल टाइम के साथ साथ खत्म हो रहे हैं। इस बंदे ने ये सोचकर ये जंग शुरू की थी कि सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ये जंग खत्म हो जाएगी और रजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन इसको क्या पता था कि ये इसके अंदर फंस जाएगा। और ईरान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया है, क्योंकि इसको पता है कि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी इतनी जल्दी अमेरिका घुटनों पर आएगा। ट्रंप ने कांग्रेस से 50 बिलियन डॉलर की इमदाद मांगी है इस जंग के लिए, जो कि इन्होंने देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने बिना सोचे समझे गलती ये की थी कि इसने रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए अपने बहुत सारे इंटरसेप्ट मिसाइल रशिया के खिलाफ यूक्रेन को दिए थे, और फिर इसके बाद इसराइल को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे वहां पर खर्च कर दिए। और इतनी तेजी से ये दोबारा बन भी नहीं रहे, क्योंकि इसकी कीमत ही बहुत ज्यादा होती है, बनाने का खर्चा भी बहुत होता है। और उससे भी बड़ा मसला ये है कि इन्हीं जंगों की वजह से, मिलिट्री अखराजात की वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है। अमेरिकन अवाम ने अपने टैक्स का पैसा मजीद यहाँ पर बर्बाद करने से इनकार कर दिया और तकरीबन 90% अवाम इस जंग के खिलाफ हो चुकी है। ईरान ने इस जंग के अंदर इन दोनों मुल्कों का इतना नुकसान करवा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो पेंटिंग तो आपको याद होंगी जिसको असली जहाज समझकर अमेरिकन और इसराइली ड्रोन्स ने इनको तबाह कर दिया था। और इसी तरह ईरान ने चीन से हजारों ऐसे डमी जहाज, टैंक और हेलीकॉप्टर मंगवाए हैं जो कि ऊपर से देखने पर बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल में वो बिल्कुल खिलौने हैं जिनके अंदर हवा भरी गई है, ताकि अमेरिकन हमलों के दौरान उनको पागल बना सकें, जैसा कि इससे पहले पेंटिंग्स के जरिए बनाया है। और न जाने इस तरह के कितने खिलौने ये दोनों मुल्क अपनी कामयाबी समझकर ईरान के अंदर तबाह कर चुके हैं, लेकिन दुनिया को अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। अमेरिका और इसराइल के इस तरह के मिसाइल जिनकी कीमत मिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर है, इसी तरह से तबाह हो चुके हैं और एक एक दिन का खर्चा मजीद बढ़ता जा रहा है। दुनिया ने यह देख लिया कि अमेरिका जो कि इस खित्ते के अंदर अपनी मिलिट्री कमिटमेंट कर चुका है, जिसको वो पूरा करने के अंदर नाकाम है, वो बिल्कुल उसी तारीख को दोहरा रहा है जो कि इससे पहले दुनिया की सुपर पावर रह चुके मुल्क यानी कि स्पेनिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, जर्मनी और यूएसएसआर ने अपनाया था। इन मुल्कों ने भी सबसे ज्यादा गलती ये की थी कि अपने रिसोर्सेज से बढ़कर, अपनी हैसियत से बढ़कर पूरी दुनिया के अंदर जंगें शुरू कर दी थी और इकोनॉमिकली तौर पर तबाह हो गए थे। जब इन मुल्कों के खर्चे और इनके कर्जे हद से बढ़ गए तो ये कोलैप्स हो गए। आज अमेरिका भी बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है और आज इतना बेबस हो गया है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक को नहीं खुलवा पा रहा। आज के टाइम के अंदर इसका ट्रस्ट दुनिया में खत्म होता जा रहा है, क्योंकि यूरोप को भी इस बात का एहसास हो गया यूक्रेन हमले के बाद कि अगर उनको रशिया से बचना है तो अपनी हिफाजत अमेरिका के बगैर खुद करनी पड़ेगी। अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। ना ही अमेरिका आज चाइना से ताइवान को बचा सकता है और ना ही मिडल ईस्ट के मुल्कों को अपने डिफेंस के लिए बचा पा रहा है, जिसका उसने अरबों डॉलर लेकर वादा किया था। सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए पराई जंगों के अंदर कूदकर इसने अपने तमाम असासे तकरीबन तबाह कर लिए हैं। आप अंदाजा करें कि 150 मुल्कों के अंदर अमेरिका की बेसिस और फौजी मौजूद हैं जिनके खर्चे बेतहाशा होते हैं, और इसी वजह से इस पर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है और इसी कर्जे के बदले वो हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर का सूद दे रहा है। इस जंग के साल भी उसको ये कर्जा वापस करना है। आपको बताता चलूं कि अमेरिका का 1 बिलियन डॉलर का थार एयर डिफेंस सिस्टम का रडार ईरान ने हाल ही में तबाह कर दिया है। और अभी आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले कतर के अंदर मौजूद एक एयर डिफेंस सिस्टम का रडार जिसकी कीमत 1 बिलियन डॉलर थी, उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया था। अमेरिका के सैकड़ों फौजी मारे जा चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं जिनकी हलाकत को छुपाया जा रहा है। इवन कि अमेरिका सैटेलाइट डाटा को भी दुनिया को नहीं दिखा रहा ताकि किसी को इनके नुकसान का पता ना चल सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिकन अवाम भी इनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। अब काफी लोग ये सोच सकते हैं कि अगर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज तबाह हो गई हैं या फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है तो ये दोबारा भी तो बनाया जा सकता है। पर दोस्तों सच ये है कि अगर हम कीमत को भी एक साइड पर कर दें तो इसको बनाने के अंदर गीलियम मेटल इस्तेमाल होता है, जो कि चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। और ईरान के साथ जंग के अंदर इसके अब तक 4 थॉड मिसाइल तबाह हो चुके हैं जिनको बनाने के लिए गीलियम चाहिए, जो कि चाइना ने बंद कर दिया है।
और दुनिया में ये मेटल और कोई एक्सपोर्ट नहीं करता एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कई साल पीछे चला गया है। और उससे भी बड़ा मसला ये है कि इसराइल के पास भी इंटरसेप्ट मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं और अगर ये जंग सिर्फ 1 महीना और चल जाती है तो शायद ये मुल्क वनरेबल हो जाएगा, यानी ईरान जहां पर चाहेगा इस पर हमला करेगा और कोई भी सिस्टम इसको नहीं रोकेगा। सो यही वजह है कि आप देखते हैं कि ये दोनों मुल्क फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ चुके हैं और बुखलाहट के अंदर कभी सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहे हैं, कभी छोटे बच्चों के स्कूल को, तो कभी सैनिटेशन प्लांट को, यानी समंदर से पानी को साफ करने के पीने के पानी के प्लांट्स को, जो कि ईरान तेहरान के अंदर हाल ही में टारगेट किया गया है। ये समंदर के पानी को साफ करके ईरान के 30 गांवों को पानी पहुंचाता था, साफ पीने का पानी, लेकिन इस हमले की वजह से यहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। और इसके बाद हमने देखा कि इन्होंने ईरान के ऑयल रिजर्व पर और उसकी रिफाइनरीज को टारगेट किया और तेहरान के अंदर लगी इस खौफनाक आग को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई साइंस फिक्शन हो, पर यह हकीकत है। इस हमले की वजह से काफ़ी टाइम तक तेहरान का आसमान बिल्कुल काला महसूस हो रहा था, जिसके बाद एसिडिक रेन हुई और ये ऑयल ज़मीन पर वापस आया। इस हमले के बदले के अंदर ईरान ने भी इसराइल की हाइफा पोर्ट पर मौजूद ऑयल रिजर्व को टारगेट किया, जहां पर आग देखी जा सकती है, यानी बिल्कुल जैसा मुंह वैसी चपेट वाली मिसाल है। इसके अलावा लगातार इसराइल पर ईरान के हमले अभी तक जारी हैं और अब अगर ईरान चाहे तो इसराइल की तरह इनके सैनिटेशन प्लांट पर, यानी पानी के साफ करने के प्लांट्स पर भी हमला कर सकता है और इनके एनर्जी सेक्टर को भी तबाह कर सकता है। और इसके बाद होगा क्या कि ऐसे सिविलियन लोग जो कि जंग का हिस्सा भी नहीं है, यहाँ पर इनके पीने के लिए ना पानी होगा ना फिर इस्तेमाल के लिए बिजली, और ये सिविलियन लोग बिला वजह मारे जाएंगे। इसी वजह से ईरान ने ऐसा नहीं किया। पर ईरान के ये मुसलसल मिसाइल हमले इस तरह से जारी हैं कि अभी की खबरों के मुताबिक नेतन्याहू के घर पर भी मिसाइल हमला किया गया है, जिसके अंदर इसके भाई के मरने की इतलात हैं और खुद ये बंदा हवाई जहाज के अंदर जगह जगह पर अपनी लोकेशन बदलकर घूम रहा है। पर फिर भी इसराइल के अंदर किसी भी शख्स को इस जंग की हालत को रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है, कोई नुकसान सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जंग के अंदर अगर कोई वीडियो या फिर तस्वीर बनाकर पोस्ट करता है तो उसको 5 साल कैद की सज़ा और जुर्माना है, यानी इसका इतना नुकसान हो चुका है कि वो दुनिया से इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर सच ये है कि ईरान ने तेल अवीव शहर को अगला गजा बना दिया है, हर जगह पर तबाही नजर आती है। इसलिए हम देखते हैं कि इसराइल हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मिडिल ईस्ट के मुल्कों को इस जंग के अंदर शामिल करने की कोशिश करे, ताकि ये मुल्क आपस में लड़ सकें, यानी डिवाइड एंड रूल के जरिए इनको तोड़ दे। और ये इसका बहुत ही पुराना तरीका वारदात है। पर ईरान के सदर के इस बयान के बाद कि मिडिल ईस्ट के जिन मुल्कों पर हमने हमला किया वो दरअसल हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे और हमने इन खितों के अंदर सिर्फ अमेरिकन और इसराइली बेसिस को टारगेट किया, जिस पर हम माफ़ी चाहते हैं। और इसके बाद अब ये हमले नहीं होंगे जब तक कि ये मुल्क दोबारा से अपनी एयर स्पेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तब से इसराइल की नींद और इसकी उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि इसको लगता है कि अब ये मुल्क आपस में किस तरह से लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर रजीम चेंज मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है और अमेरिका और इसराइल इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खुमैनी को चुन लिया गया है, जो कि आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे हैं। Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. Khamenei again? और इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया ट्रंप को लान तान कर रही है कि इसने इतना बड़ा हमला करने के बाद, इतना खर्चा करवाने के बाद, बूढ़े आयतुल्लाह को मारने के बाद जवान आयतुल्लाह को सामने बिठा दिया और ईरानियन अवाम को मजीद मजबूत कर दिया है और एक कौम बना दिया है, खास तौर पर अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल से, जो कि इसने तेहरान की छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला किया, वो इसके गले की हड्डी बन गया है। ट्रंप तो बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोलकर दुनिया को यह बताता रहा कि हमने स्कूल पर यह हमला नहीं किया, बल्कि ये खुद ईरान ने करवाया है। इसका मिसाइल खुद से यहाँ पर गलती से गिर गया होगा। Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. जबकि ईरान ने इसके जवाब के अंदर इस हमले की सीसीटीवी वीडियो रिलीज करके बताया कि अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल इस हमले के अंदर इस्तेमाल किए गए, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास हैं। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि ईरानियन अवाम के अंदर, जो कि लिबरल अवाम थी, नौजवान नस्ल थी, इसके अंदर जो अमेरिका के लिए हमदर्दी थी, जो प्रोपेगेंडा का शिकार थे, वो भी एक कौम बन चुके हैं। और रजीम चेंज का जो प्लान था कि इनकी खुद की अवाम को इस्लामी रजीम के खिलाफ किया जाए, वो इसके खिलाफ खड़ी हो जाए, वो तो फेल ही हो गया। और इसका सबूत है ये वीडियो, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खुमैनी के लिए निकलने वाली अवाम का किस कदर हजूम है। ईरान के पानी के सैनिटेशन प्लांट पर हमले के बाद इसने जवाब के अंदर बहरीन के पानी पर हमला कर दिया। यानी इसराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था
कि इन मुल्कों को आपस के अंदर लड़वा कर इनको कमज़ोर करें, यानी डिवाइड एंड रूल। पर ईरान भी एक चाल चल रहा है कि इन मिडल ईस्ट के मुल्कों को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है कि आइंदा ये इन दोनों मुल्कों पर ट्रस्ट करने की बजाय ईरान के ज़्यादा करीब हो जाएं। देखें, जब ईरानी सदर ने माफ़ी मांगी कि मजीद हम गल्फ कंट्रीज़ पर हमला नहीं करेंगे, तो ट्रंप ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि यह हमारे हमलों के खौफ से मिडल ईस्ट के मुल्कों से माफ़ी मांग रहा है। ये दरअसल ईरान की हार है, जिसके बाद ईरानी सदर ने वजाहत की कि अगर हमें ख़तरा महसूस हुआ तो हम मजीद अरब मुल्कों पर हमला करेंगे। और बाद में कई जगह पर यह हमले दोबारा से किए भी गए हैं, जिसके बाद ट्रंप का यह बयानिया भी दफन हो गया। इसके बाद दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के ब्लॉक होने से इन दोनों मुल्कों को हर एक दिन शदीद नुकसान हो रहा है। ख़ुसूसन इनके इत्तेहादी मिडिल ईस्ट के मुल्कों का इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है वॉर को रुकवाने के लिए, जिनको छोड़कर अमेरिका खुद इसराइल को डिफेंड कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान मुसलसल मिलिट्री हथियार खरीद रहा है, क्योंकि रशिया से अरबों की डील के बाद अभी खबर ये आ रही है कि चाइना से भी 30 से 40 J-10 फाइटर जेट खरीदने की बात चल रही है। आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि इसने कहा है कि हम अपनी नेवल शिप्स को बेचकर इस रास्ते को, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खुलवाने के लिए और अपनी आर्मी को भी ईरान के अंदर बेच सकते हैं। लेकिन ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने लाइव टीवी पर, जो कि अमेरिका का नेशनल चैनल है, इस पर बैठकर जवाब दिया कि आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें इसी मौके का तो कब से इंतजार है कि तुम लोग कब आते हो। President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes. अब सूरत हाल ये है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, यानी इन्वेस्टर अमेरिका से एक एक करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमने देखा कि इस बंदे ने खुद ही अपनी जीत का ऐलान करके ये कह दिया है कि जंग तकरीबन ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने ईरान के सब नेवी और मिलिट्री तनसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान ने अमरीकी सदर के जंग जल्द खत्म होने का बयान मुस्तरद कर दिया है। पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है जंग खत्म करने का फैसला अब अमरीका नहीं ईरान करेगा। हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीका ने हमारे मुतालिक गलत अंदाजा लगाया है और बहुत जल्द हम इसके मिसाइल प्रोग्राम को भी ख़त्म कर देंगे, जो कि जाहिर है कि बिल्कुल झूठा बयानिया है ताकि इन्वेस्टर वापस आ जाएं किसी तरह से। पर इन्वेस्टर कोई बेवकूफ़ तो नहीं होते कि वो सब कुछ ये देख ना रहे हों। यानी कुल मिलाकर आज इस एक मुल्क ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर लाकर बिठा दिया, और आयतुल्लाह खुमैनी की वफात के बाद उनके ये अल्फाज बिल्कुल सच साबित हो गए हैं, जब वो ये कहा करते थे, ट्रंप और उसके गैंग को पता होना चाहिए कि जिंदा खामनेई तुम्हारे लिए कम खतरनाक था, शहीद खामनेई तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। अब जो जंग हो रही है कौन करवा रहा है? क़यादत तो सारी मारी गई है। सिपा सालार मारा गया, फौज का चीफ मारा गया, GHQ का कमांडर इन चीफ मारा गया, सिपा का चीफ मारा गया, वजीर दिफा मारा गया। जंग कौन लड़ रहा है? ये अब इमाम शहीद जंग लड़ रहा है। पहले इमाम जिंदा जंग लड़ रहा था, वो कंट्रोल रूम में था, और अब उसकी रूह आ गई है और अब वो जंग लड़ रहा है। और रहबर ने फरमाया था कि जिंदा सुलेमानी इतना खतरनाक नहीं था जितना शहीद सुलेमानी खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिकन सहाफ़ी की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इस मौके का फ़ायदा उठाकर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की प्लानिंग करके और फिर इसका इल्ज़ाम ईरान पर डालने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि मिडल ईस्ट के मुल्क बदले के तौर पर ईरान पर हमला कर दें। और अपनी तरफ से क्यों अमेरिका और इसराइल इस जंग को जंग हरमजदून का नाम डिक्लेयर कर चुके हैं, जो कि मजहबी जंग है और इनके मुताबिक मसीह दज्जाल के आने का ऐलान है, जबकि इसराइल के मुताबिक इनके मसीहा यानी दज्जाल की आमद का ऐलान। तब तक अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।